नमस्कार दोस्तों। आज की इस विस्तृत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी की एक आम आदत बन चुकी है ना? सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन पर रील्स देखना। बिल्कुल। उन्हें दोस्तों के साथ शेयर करना या फिर खुद ही कैमरे के सामने खड़े होकर कोई नया वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, मतलब डिजिटल दुनिया में ये हमारा रोजमर्रा का जीवन है। एक ऐसा रूटीन जिसके बिना दिन एकदम अधूरा सा लगता है। सही कहा। लेकिन क्या कभी ये विचार आया है कि स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है या जो भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, वो असल में किसी इंसान की हैं ही नहीं? बाप रे, ये तो सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है। और यही सच्चाई है। वो सिर्फ कुछ कोडिंग, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मायाजाल हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हर उस इंसान से जुड़ा है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। और जो इंटरनेट की दुनिया में एक्टिव है। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन है भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी 2026 को लागू किए गए आईटी नियम 2021 के जो नए और बेहद सख्त एआई संशोधन आए हैं उनका गहराई से विश्लेषण करना। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें एआई, डीप फेक टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुरक्षा को लेकर जारी किए गए इन नए सरकारी फरमानों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें इसकी टाइमलाइन पर गौर करना होगा। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये नए नियम 20 फरवरी को पूरे देश में लागू किए गए हैं। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि यह वही दिन है जब भारत में बड़े ही जोर शोर से चल रही ग्लोबल एआई समिट का समापन हुआ था। अरे हाँ, वो समिट तो न्यूज में हर जगह छाई हुई थी। बिल्कुल। उस समिट में दुनिया भर के दिग्गज इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि एआई कैसे दुनिया को बदल सकता है। और ठीक उसी दिन सरकार ने इन संशोधनों को लागू कर दिया। हाँ, एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि तकनीक के विकास का स्वागत है, लेकिन जवाबदेही और सुरक्षा की कीमत पर कतई नहीं। मतलब ये कोई संयोग नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति थी, ये बताने के लिए कि अब बेगाम तकनीक का दौर खत्म हो रहा है। ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। और अगर हम स्रोत में दिए गए संदर्भों को देखें तो ये साफ समझ आता है कि सरकार को इतनी जल्दी ये लगाम कसने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हालात काफी बिगड़े हैं। वही तो, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। हमारे देश में एआई और डीप फेक तकनीक का ऐसा डरावना दुरुपयोग हुआ है जिसने समाज के हर तबके को चौंका कर रख दिया है। सही बात है। मुझे स्रोत में दिए गए वो 2 उदाहरण बहुत ही चिंताजनक लगे। पहला वो जहां देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी का एक बेहद भ्रामक डीप फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। जी, वो घटना बहुत गंभीर थी। और दूसरा जानी मानी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का वो आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो। उसने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एकदम सही। इन घटनाओं ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है कि जब देश के शीर्ष नेता और इतनी मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं है, जिनके पास सुरक्षा और पीआर की पूरी फौज होती है, बिल्कुल, तो फिर आम नागरिकों की क्या बिसात है। इससे तो किसी भी आम इंसान का जीवन, उसकी गरिमा और समाज की शांति मिनटों में खतरे में पड़ सकती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इन घटनाओं ने एक वेकअप कॉल का काम किया है देश के लिए। अब तक एआई को एक जादुई खिलौने की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अचानक वो एक हथियार बन गया। और इसीलिए नियमों में बदलाव की जरूरत पड़ी। हाँ, और इसीलिए इन नए नियमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसे एसजीआई कहते हैं। एसजीआई यानी सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट। जी हाँ, सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट। ये समझना बहुत जरूरी है कि एसजीआई का मतलब सिर्फ हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स या बड़े स्टूडियो में बना कोई हाईटेक एनिमेशन नहीं है। अच्छा, तो मतलब आम लोग भी जो कंटेंट बनाते हैं वो इसमें आएगा? बिल्कुल। सरकार की नई परिभाषा के अनुसार कोई भी डिजिटल सामग्री, चाहे वो एक बेडरूम में बैठकर एक साधारण से मोबाइल ऐप से बनाई गई हो या किसी सस्ते लैपटॉप से एडिट की गई हो, हाँ, अगर उसे इस तरह से हेरफेर करके बनाया गया है कि वो किसी असली इंसान, वास्तविक घटना या असली जगह जैसी प्रतीत हो, तो वो सीधे तौर पर एसजीआई के रडार में आएगी। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अगर कोई यूजर सिर्फ मजाक के लिए भी या कुछ लाइक्स बटोरने के लिए किसी राजनेता या अपने दोस्त का चेहरा बदलकर कोई वीडियो बनाता है और वो देखने में बिल्कुल असली लगता है, तो वो अब एसजीआई की कानूनी श्रेणी में गिना जाएगा। एकदम सही। वो अब सिर्फ एक फनी रील नहीं रह जाएगी।
और जहां तक मैंने स्रोत को समझा है, यहीं से सरकार का पहला और सबसे अहम नियम लागू होता है, वाटरमार्क की अनिवार्यता। जी, नियम नंबर 1। अब इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो या तस्वीर पोस्ट करने से पहले उस पर एक स्पष्ट वाटरमार्क या लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब यूजर को दुनिया के सामने ये स्वीकार करना ही होगा कि ये सामग्री कृत्रिम है, असली नहीं। ये तो पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम लगता है भी ये नियम यूजर से सीधे तौर पर कह रहा है कि रचनात्मकता की मनाही नहीं है, लेकिन धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति बिना वाटरमार्क लगाए ऐसा कंटेंट इंटरनेट पर छोड़ देता है और उस भ्रामक कंटेंट की वजह से किसी दंगे की नौबत आ जाती है या किसी व्यक्ति की छवि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, तो इसे एक साधारण भूल नहीं माना जाएगा, है ना? बिल्कुल नहीं, इसे अब एक गंभीर अपराध माना जाएगा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर भारी आर्थिक जुर्माना तो लगेगा ही। साथ ही आईटी एक्ट के तहत सीधे जेल की सजा का भी प्रावधान है। हाँ, जेल भी हो सकती है। लेकिन जरा यहाँ रुककर सोचिए, मैं ये समझ पा रही हूँ कि नियम सख्त हैं और होने भी चाहिए, पर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ करोड़ों लोग हर दिन अनगिनत रील्स और मीम्स बना रहे हैं, क्या सच में हर छोटे मोटे क्रिएटर को एक बिना वाटरमार्क वाले मीम के लिए जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक संशय है ना? जमीनी स्तर पर इसे लागू करना इतना आसान थोड़ी होगा। जाहिर है, हल मीम बनाने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा। कानून का मुख्य उद्देश्य उन मामलों पर शिकंजा कसना है जहां इरादा यानी इंटेंट दुर्भावनापूर्ण हो। अच्छा, जहां नुकसान का स्तर बहुत बड़ा हो, जैसे चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलाना या किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नष्ट करना। लेकिन जो डर या डेटरेंस इस कानून से पैदा होगा, वो आम यूजर्स को कंटेंट पोस्ट करने से पहले एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। बिल्कुल। अब यहाँ यह विषय बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने केवल उन लोगों की बात की है जो कंटेंट बनाते हैं या अपने फोन से अपलोड करते हैं। सही कहा। लेकिन इंटरनेट का ये पूरा खेल उन विशाल मंचों पर खेला जाता है जिन्हें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स। स्रोत में जो जानकारी दी गई है वो ये साफ करती है कि इन नए नियमों ने आम इंसान से आगे बढ़कर इन टेक दिग्गजों की जवाबदेही भी तय कर दी है। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये बदलाव सच में अभूतपूर्व है। इंटरनेट के इतिहास में ये एक भूचाल लाने वाला बदलाव है। वो कैसे, थोड़ा समझाइए। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सालों से सोशल मीडिया कंपनियां खुद को कानूनी भाषा में सिर्फ एक इंटरमीडिएरी यानी एक मध्यस्थ मानती आई हैं। एक माध्यम। हाँ, उनका एक ही बचाव होता था, जिसे सेफ हार्बर कहा जाता है। उनका तर्क था कि हम तो सिर्फ एक डिजिटल पोस्टमैन हैं। मतलब यूजर जो चाहे लिफाफे में डालकर भेजे, वो सिर्फ उसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एकदम सही। और अगर लिफाफे के अंदर कुछ गलत है तो उसके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये तो काफी सुविधाजनक तर्क था उनके लिए। था, लेकिन अब नहीं है। 2026 के नए संशोधनों ने उस सेफ हार्बर की दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया है। मतलब अब इन कंपनियों के मालिकों, सीईओ और भारत में बैठे उनके प्रबंध निदेशकों की भी जवाबदेही तय हो गई है। हाँ, यहाँ तक कि उनके प्रमुख सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भी सीधी कानूनी जवाबदेही तय कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्लेटफॉर्म्स कोर्ट में खड़े होकर ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके सर्वर पर क्या-क्या अवैध सामग्री पनप रही है। कतई नहीं। इन कंपनियों को अब एक डिजिटल पुलिस की तरह सक्रिय रूप से ये वेरीफाई करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है वो नियमों के दायरे में है। बिल्कुल। अगर कोई यूजर कोई अश्लील एआई जनरेटेड वीडियो डाल देता है या ऐसा भ्रामक कंटेंट जिस पर अनिवार्य वाटरमार्क नहीं है और कंपनी का सिस्टम उसे पकड़ने में नाकाम रहता है, तो सिर्फ उस यूजर पर ही नहीं बल्कि उस मल्टीनेशनल टेक कंपनी के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाप रे, ये तो कंपनियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें अपने मॉनिटरिंग सिस्टम और एआई एल्गोरिदम को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि हानिकारक कंटेंट प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले ही ब्लॉक हो जाए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और कागज पर ये बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन अगर हम इसके तकनीकी पहलू पर बहस करें तो क्या ये सच में संभव है? तकनीकी रूप से हाँ। दुनिया भर में हर दिन, हर मिनट करोड़ों घंटों का वीडियो और अरबों तस्वीरें इन प्लेटफॉर्म्स पर डाली जाती हैं। ये सच है? क्या किसी भी टेक कंपनी के लिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैन्युअली या एल्गोरिदम के जरिए 100% कंटेंट को फिल्टर करना संभव भी है?
देखिए, तकनीकी रूप से 100% सटीकता हासिल करना लगभग असंभव है, खासकर जब हैकर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं हम इन कंपनियों से एक असंभव चमत्कार की उम्मीद तो नहीं कर रहे? इससे तो कंपनियों और सरकार के बीच एक बड़ा घर्षण पैदा हो जाएगा। ये घर्षण तो पहले से ही शुरू हो चुका है। ये एक तरह की डिजिटल हथियारों की होड़ बन गई है। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि इन कंपनियों के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर और अरबों डॉलर का संसाधन है। ये भी एक पॉइंट है। अगर वे अपने फायदे के लिए यूजर्स के डेटा का विश्लेषण करके उन्हें सटीक विज्ञापन दिखा सकते हैं, तो वे समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को क्यों नहीं रोक सकते? बिल्कुल। सरकार अब बेस्ट एफर्ट नहीं बल्कि परिणाम मांग रही है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म एंड टू एंड इंक्रिप्शन का हवाला देकर सहयोग करने से मना करता है तो? जैसे कुछ मैसेजिंग ऐप्स करते हैं, तो उन्हें भी इस कानून के तहत भारत में काम करने के अपने तरीके को बदलना पड़ सकता है। ये तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कानूनी और तकनीकी लड़ाई का रूप ले सकता है। निश्चित रूप से। खैर, एक और सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है वो आम यूजर्स से जुड़ा है। पूछिए। इंटरनेट पर रोज करोड़ों नए यूजर्स जुड़ते हैं, जिनमें से बहुतों को तकनीकी कानूनों की समझ नहीं होती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर यूजर को इन सख्त कानूनी नियमों के बारे में कैसे याद दिलाया जाएगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, क्योंकि एक बार खबर पढ़ लेना काफी नहीं होता ना, लोग भूल जाते हैं। इस बात का पूरा ध्यान स्रोत सामग्री के नियम नंबर 3 में रखा गया है, जिसे हम यूजर अवेयरनेस या जागरूकता का नियम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? सरकार ने ये महसूस किया कि सजा देने से बेहतर है अपराध को होने से रोकना। इसलिए इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये कानूनी बाध्यता बना दी गई है कि उन्हें हर 3 महीने में अपने प्लेटफॉर्म पर एक चेतावनी दिखानी होगी। चेतावनी कैसी? चाहे आप मोबाइल ऐप चला रहे हो या लैपटॉप ब्राउजर, आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप या फ्लैश मैसेज आएगा ही आएगा। तो मतलब जब भी हम आराम से सोफे पर बैठकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो हर कुछ महीनों में स्क्रीन पर एक बड़ी सी चेतावनी आएगी। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं मजाकिया लहजे में कहूँ तो ये वैसा ही है जैसे स्कूल में टीचर हमें हर सेमेस्टर की शुरुआत में अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे कि क्लास में शोर मत मचाना वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। ये तुलना काफी हद तक सटीक है। वो मैसेज सभी यूजर्स को ये स्पष्ट रूप से याद दिलाएगा कि वे भूलकर भी ऐसा कोई एआई कंटेंट अपलोड न करें जिससे समाज की शांति भंग हो। और सबसे जरूरी बात, वाटरमार्क लगाना न भूलें। हाँ, ये एक डिजिटल रिमाइंडर है जो बार बार ये स्थापित करेगा कि इंटरनेट कोई नियम विहीन जगह नहीं है, ताकि कल को कोई भी यूजर कोर्ट में ये दलील न दे सके कि अरे मुझे तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं था। एकदम सही। ये वाकई जागरूकता के लिहाज से एक चालाकी भरा और जरूरी कदम लगता है। जी। अच्छा, इन सब नियमों के बीच मैंने स्रोत में एक बहुत ही सख्त और ध्यान खींचने वाले शब्द का जिक्र पढ़ा, नो गो जोन। हाँ, नो गो जोन। और जहां तक मैं समझ पा रही हूं, ये इंटरनेट का वो प्रतिबंधित इलाका है जहां वाटरमार्क का बहाना या रचनात्मकता की दलील बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। स्रोत के अनुसार इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल की गई हैं। पहला, बच्चों से जुड़ा किसी भी प्रकार का अश्लील कंटेंट। दूसरा, अफवाहें फैलाने वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स। तीसरा, किसी की आवाज या वीडियो के फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और चौथा, जो मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, ऐसे वीडियो जो हथियार या बम बनाने की प्रक्रिया सिखाते हों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि सूचना के इस महासागर में हम किस पर भरोसा करें और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये नो गो जोन कितना जरूरी था। क्या हम इस नो गो जोन की गंभीरता पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? जरूर। देखिए, ये नो गो जोन इस पूरे कानून की आत्मा है। ये वो 4 क्षेत्र हैं जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट तो वैसे भी मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन बाकी 3 बिंदु सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय ढांचे को बचाने के लिए हैं। वो आवाज की क्लोनिंग वाले स्कैम्स की तरह। बिल्कुल। फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या वॉइस क्लोनिंग को ही ले लीजिए। आज एआई किसी भी व्यक्ति की महज 3 सेकंड की आवाज सुनकर उसकी हूबहू नकल कर सकता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि स्कैमर्स इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को उनके रिश्तेदारों की आवाज में फोन कर रहे हैं और पैसे ऐंठ रहे हैं। इससे हमारे बैंकिंग सिस्टम और आपसी भरोसे की पूरी नींव ही हिल गई है। सोचिए, आपको किसी करीबी का रोते हुए फोन आए और वो असली ना हो। हाँ, ये तो बहुत डरावना है। और हथियार बनाने वाले ट्यूटोरियल्स की बात करें
तो वो तो पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए एक दुष्स्वप्न से कम नहीं है। अगर कोई एआई का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो बनाने लगे जो किसी भी आम इंसान को घर बैठे घातक रसायन बनाना सिखा दे, तो समाज का क्या होगा? ठीक कहा आपने। सूचना के इस असीमित महासागर में जहां हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है, वहां कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो समाज को सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है। ऐसे में ये नो गो जोन एक तरह से डिजिटल लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। यह तय करना जरूरी था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी या हिंसक चीजों को बढ़ावा ना मिले। चाहे आप उन पर 10 वाटरमार्क क्यों ना लगा दें, ये चारों चीजें इंटरनेट पर पूरी तरह से अवैध ही रहेंगी। जी, पूरी तरह से। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 20 फरवरी 2026 से लागू हुए ये नए एआई संशोधन कोई सामान्य बदलाव नहीं है। ये एक नए युग की शुरुआत है। बिल्कुल। वाटरमार्क की सख्त अनिवार्यता जो हमें सच और झूठ का फर्क बताएगी, और सेफ हार्बर को खत्म करके टेक दिग्गजों की जवाबदेही तय करना, यूजर अवेयरनेस के लिए हर 3 महीने का वो डिजिटल पॉपअप, और इन सबसे ऊपर ये सख्त नो गो जोन, ये सब मिलकर हमारी डिजिटल सुरक्षा को अभेद्य बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इनका सीधा सा उद्देश्य तकनीक के उस डरावने चेहरे को रोकना है जो डीप फेक और फेक न्यूज के रूप में हमारे सामने खड़ा था। अब किसी भी क्रिएटर, यूजर या खुद टेक कंपनियों को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने या पब्लिश होने देने से पहले कम से कम 2 बार सोचना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। और इस पूरी स्थिति में एक बात जो सबसे ज्यादा अहम हो जाती है वो है हमारी अपनी समझ। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जानकारी या ज्ञान सिर्फ तब तक मूल्यवान है जब तक उसे समझा जाए और अपने जीवन में एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ सरकार के नियम बना देने से सब कुछ रातों रात ठीक नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एआई के इस मायावी युग में हम सभी का सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। हमें अपनी आंखों देखी और कानों सुनी हर डिजिटल चीज पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना होगा। अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा भड़काने वाला है या अवास्तविक लग रहा है तो रुकिए, सवाल पूछिए और उस पर शक कीजिए। ये एक बहुत ही शानदार बात कही आपने। क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारा असली डिजिटल कवच है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर से ज्यादा मजबूत है। सही कहा। आज की इस डीप डाइव में हमने स्रोत में दिए गए सभी तथ्यों को विस्तार से खंगाला, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन नियमों से ही उपजता है। वो क्या है, जरा साझा करें। जरा सोचिए, अब जबकि एआई जेनरेटेड कंटेंट पर वाटरमार्क लगाना एक कानूनी मजबूरी बन गया है और जल्द ही इंटरनेट का हर दूसरा वीडियो ऐसे ही लेबल से भरा होगा, तो क्या भविष्य में हम एक ऐसा डिजिटल दौर देखेंगे जहां यूजर्स इन वाटरमार्क वाले कंटेंट के इतने आदी हो जाएंगे कि वे उस पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर देंगे? अरे ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, जिसे हम वाटरमार्क फटीग कह सकते हैं। जब चेतावनी इतनी आम हो जाए कि वो अपना असर ही खो दे, जैसे हम कुकीज एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना पढ़े। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। या फिर तकनीक की इस अंतहीन चूहे बिल्ली की दौड़ में क्या इन अनिवार्य वाटरमार्क को हटाने वाले नए और भी गैर कानूनी एआई टूल्स का एक पूरा नया अंडरग्राउंड बाजार खड़ा हो जाएगा? हाँ, ब्लैक मार्केट की तरह। हाँ, जहां लोग पैसे देकर ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदेंगे जो सरकारी नियमों को धता बताते हुए एकदम साफ और बिना लेबल के डीप फेक बना सकें। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है जो सिर्फ तकनीक के भविष्य की तरफ ही नहीं बल्कि इंसानी फितरत की तरफ भी इशारा करता है। क्योंकि तकनीक कभी एक जगह नहीं रुकती है ना। बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में कानून और तकनीक की इस जंग में जीत किसकी होती है। निश्चित रूप से। तो दोस्तों, आज की इस गहन विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जटिल विषय को इतनी बारीकी से समझने में अपना समय देने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय, नए स्रोतों और एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सवाल पूछते रहें और इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में सोच समझकर कदम बढ़ाएं।